हेलो हेलो हेलो। अब कपड़े उतारे थे बाहर से कर घूमते हुए। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। गुड आवाज आ रही है आफ्टरनून। मेरी सभी को? हाँ सर, आ रही है। यस चलो। सर। अच्छा, मतलब मैंने अभी अभी डांट लगाई है तो कुछ बच्चे आ गए अब। यूट्यूब पे कुछ बच्चों ने वीडियो देख ली है। चलो, अच्छी बात है। चलो जी। तो कुछ बच्चे तो आ गए हैं, फिर सेशन स्टार्ट करें। यस सर। कुछ बच्चे बाकी धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे, अब आ रहे हैं बच्चे तो। ओ माय गॉड। इस सेशन में काफी सारे बच्चे, मुझे लग रहा है अब डांट के बाद आ ही जाएंगे। चलो जी। तो सबसे पहला डाउट बताओ, फिर डाउट किसका है? हैंड रेस कर दो बस। सर साहिल, हाँ जी। जी सर, मुझे सैलरी में डाउट था। मैंने आपके एमसीक्यू सॉल्व किए थे, वो आपने दिए थे वेबसाइट पे, तो अच्छा। उसमें सर डाउट था। ये वाला एमसीक्यू सर 68 नंबर। 68 नंबर, एक सेकंड मैं रुको। एक सेकंड रुकना। आपका ये डाउट किस मतलब उसमें है, पेपर में है किसी में? जी सर, पेपर में नहीं, आपने स्कैनर अपलोड किया था ना ऑनलाइन। एक सेकंड, मुझे ना ये एक्सपर्ट आपका ना दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको, अगर मैं आपको। एक सेकंड रुकना। हाँ, अब थोड़ा सा दिख रहा है, आप एक बार कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार्टिंग से दिखाओ मुझे। जी सर, 68 नंबर है। 68 नंबर है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 2 लाख। जी सर, सैलरी रेंट एम्प्लॉय पेड 2 बाय लाख। एम्प्लॉयर फॉर द अनफर्निश्ड हाउस फरीदाबाद 3000 इस पर मंथ। एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 2000 पर मंथ एज रेंट फ्रॉम द एम्प्लॉई। तो वैल्यू आपको ऑफ परक्यूजिट वैल्यूएशन कितना है सर? निकालनी है परक्यूजिट की। तो जितनी भी जी सर, सैलरी है उसका 15% कितना आ रहा है? सैलरी का 15% सर, तीस 30,000। 30,000 आ रहा है ना? और हम्म। 30,000 आ रहा है। अब उसमें से एम्प्लॉई से वो रिकवर कर चुके हैं 2000 पर मंथ। जी सर। तो 24,000 पे तो वो एम्प्लॉई से रिकवर कर ही चुका है। सर इसमें वो वाला नहीं था कि एक्चुअल एचआर है, रेंट पेड माइनस टेन नहीं नहीं परसेंट ऑफ नहीं 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 सैलरी नहीं एंड नहीं नहीं, ये तो ये नालायक, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला क्वेश्चन है, ये आरएफए वाला क्वेश्चन है। ओके। उसने लिखा तो है ये अनफर्निश्ड घर। ओके, ये आरएफए का क्वेश्चन हाँ है। हाँ, ये एचआरए वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आरएफए का है। इसमें देखो ना, यहाँ पे जितना उसकी सैलरी होगी उसका 15% 30,000। और जो एम्प्लॉय से रिकवर हो हम्म। गया 24,000, तो अगर 30 में से 24 माइनस करूंगा 6,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर एक और एमसीक्यू था हाँ जी। सेकंड पेपर में। सर 18 नंबर एमसीक्यू आपको दिख रहा है सर? 80 नंबर, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड दिख रहा है। राजू इज द रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ है, जिसमें अमाउंट स्पेंड किया 600 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस है 500 रुपये पर मंथ, तो इसमें ना आंसर 25,200 आएगा। ओके सर, बस इतना ही कंफ्यूजन था, वो इसमें पच्चीस आंसर, हजार दो सौ आ रहा हाँ हाँ, इसमें आंसर 25,200 आंसर आएगा इसमें। है। ओके सर, हो गया सर, थैंक ठीक है, क्लियर हो गया। यू। जी सर, बिल्कुल। चलो ठीक है, एक सेकंड रुको, और बताओ जी, और किसी का डाउट अब मुझे बताओ। अब सारे बच्चे यहाँ पे मेरे सामने हैं। हाँ जी। और बताओ जी, अब किसी का डाउट एक बार हैंड रेस कर दो अपनी वीडियो ऑन करके, या कोई अगर यहाँ थंबनेल कुछ आता है तो। मुझे पता नहीं है, गूगल मीट का मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ इसके ऊपर।
तो मुझे एक बार सिर्फ वीडियो ऑन करके हैंड रेस कर दो, मैं 1 बाय 1 बुला लूंगा। आकांक्षा, आपका डाउट है? आकांक्षा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आकांक्षा, आपकी ऑडियो वहां से बंद है। आकांक्षा, ऑडियो ऑन करो। हाँ जी आकांक्षा, बोलो। सर एक्चुअली जो हमने थोड़ा सा जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से। अमेलगमेशन वाला जो टॉपिक था उसमें ये था ना कि जैसे डीमर्जर में तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे 8 इयर्स के लिए, लेकिन नहीं 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 अमेलगमेशन नहीं वाले केस नहीं नहीं, डी मर्जर में फ्रेश 8 ईयर नहीं मिलते, अमलगामेशन में फ्रेश 8 ईयर मिलते हैं। ओके। एक क्वेश्चन था, amalgamation of cooperative banks after fulfilling the prescribed conditions, accumulated loss and unabsorbed depreciation can carry forward and set off for, इसमें remaining 8 years आएंगे। अमलगामेशन है हाँ जी, तो फ्रेश 8 ईयर आएगा। आंसर उसमें फ्रेश नहीं गिवन था, रिमेनिंग गिवन था, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, वो अमलगामेशन वाले केस में फ्रेश 8 ईयर आएगा। और सर जो बायबैक वाला टॉपिक है हाँ जी, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। बायबैक वाले टॉपिक में ना, अब ध्यान सुना, बच्चे का ना डाउट ये आया। पहले तो मेरे को ये बताओ एक बार थम्स अप देके कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ जी सर। चलो ठीक है। बायबैक वाला जो टॉपिक था ना, देखो बायबैक क्या है, जो हमने कैपिटल गेन के ना, अब देखो बायबैक, पहली बात तो ये ध्यान दो कि बायबैक में ना अब अमेंडमेंट आ चुकी है। दो केस होंगे, या तो बायबैक होगा लिस्टेड कंपनी करेगी या बायबैक करेगी अनलिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड शेयर का होगा या अनलिस्टेड शेयर का होगा, ये दो चीजें होंगी। अब होता क्या था कि पहले बायबैक जब लिस्टेड शेयर वाला करते थे ना, तो उस केस में ट्रीटमेंट हम करते थे कैपिटल गेन में, और अगर बायबैक होता था अनलिस्टेड शेयर का तो उस केस में ट्रीटमेंट हम करते थे डिविडेंड वाला। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, इट मीन जिनके भी एग्जाम चाहे वो अगस्त में देंगे चाहे वो दिसंबर में देंगे, दोनों के एग्जाम के लिए सेम पैटर्न एप्लीकेबल होगा। अब पैटर्न क्या एप्लीकेबल होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक कंपनी ने शेयर्स का बायबैक किया, तो अगर कंपनी ने शेयर्स का बायबैक किया ना, तो पहली बात तो ये समझ लो कि शेयर होल्डर को जितना पैसा मिलेगा वो सारा पैसा उसके हाथ में अब एग्जम्प्ट होगा। जैसे हम डिविडेंड एग्जम्प्ट करते हैं सेक्शन 1034 में, वैसे ही बायबैक का जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट अब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। अब कंपनी क्या करेगी, उस पर टैक्स काटेगी, और किस रेट से टैक्स काटेगी? 20% टैक्स का रेट होगा, प्लस में सरचार्ज लगेगा, प्लस में सेस लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है ना कि एक कंपनी ने बायबैक किया, और अगर एक कंपनी ने बायबैक किया तो उसका शेयर होल्डर के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप आंसर में लिख के आओगे उसके हाथ में टैक्स आएगा नील। और अगर वो बोलेंगे कंपनी के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो फिर वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा एट द रेट 20% प्लस में सरचार्ज प्लस में सेस। ठीक है आकांक्षा? ओके सर। आंसर जो डिविडेंड, हाँ जी, डिविडेंड वाला जो था, डिविडेंड वाला डीम डिविडेंड का 2 क्लॉज 22E, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। जो डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट था ना, देखो डिविडेंड एक सेक्शन 222 है, वो डीम डिविडेंड का है। अब डीम डिविडेंड वाले सेक्शन 222 में ना 5 क्लोज हैं, 222A, 222B, 222C, 222D और 222E। अब 222A से लेके D तक तो अलग है, और 222E जो है ना वो अलग है। 222E में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है या अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को एडवांस देती है, तो उस केस में क्या होगा, हम शेयर होल्डर के हाथ में ना डीम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है जी। अब उसके हाथ में क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। एक्चुअल में वो लोन है, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। अब जब वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लेंगे ना, तो अब गवर्नमेंट ये बात कहती है वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, कंपनी इस पर सीडीडी काटेगी। बट ये किसी की ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो बंद कर लो। तो उसके अंदर फर्क ये है कि कंपनी जब सीडीटी काटेगी ना, तो ध्यान रखना अब सीडीटी के ना 2 रेट है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, अगर आपने रिवीजन क्लास या क्लास में कभी सुना हो, मैंने बोला है, एक तो सीडीटी का रेट है 15% प्लस में सरचार्ज प्लस में सेस, उसका इफेक्टिव रेट बनता है 20.555। और जो 222E वाला डिविडेंड है ना, उस पर आपका जो रेट है सीडीटी का 30% प्लस में सरचार्ज और प्लस में सेस, उसका बनेगा 34.944%। तो बस आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक प्राइवेट कंपनी है और उसने शेयर होल्डर को लोन दिया और उस शेयर होल्डर की वोटिंग पावर 10% या उससे ज्यादा है, तो इस शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड बन जाएगा।
शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, कंपनी सीडीटी काटेगी 34.944 से। और अगर वो डिविडेंड 222 वाला नहीं है फिर वो नॉर्मल डिविडेंड है, और अगर वो नॉर्मल डिविडेंड होगा तो उस केस में फिर वो सीडीटी कटेगा 20.555% से। ठीक है आकांक्षा? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, और बताओ जी, और एक बार हैंड रेस करो दोबारा से। हाँ जी, रौनक आपको डाउट है? अपनी ऑडियो वहां से ऑन कर लो रौनक। रौनक आपकी ऑडियो वहां पे बंद है मेरे ख्याल से। चलो हेलो। हाँ जी, हाँ रौनक बोलो। हाँ जी सर, फिलहाल तो टॉपिक कवर करने हैं मुझे, वो मैं तो रीड करके फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आस्क कर लूंगा, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। हेलो चलो हाँ जी, कौन? सर, श्वेता। श्वेता, हाँ जी बोलो, आप मेरे को कम से कम बताओ तो सही। हाँ जी सर, मेरा डाउट था सैलरी के चैप्टर का। हाँ जी बोलो। सर, उसमें ना आपने लिखाया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि हमने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, इट मींस अगले वाला पर्सन मेरा एम्प्लॉय बन गया, जो मैं उसको बोलूंगा वो वैसा ही काम करेगा। अब हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो अगर हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर होगा तो उसके हाथ में इनकम वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है, वो मेरे बिहाफ पे काम करके देगा। तो सोच के बोला उसको जो इनकम मिलेगी तो क्या उसकी इनकम वो सैलरी की होगी या उसके बिजनेस की होगी? उसके बिजनेस की होगी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय का, तो ऑफ का मतलब वो मेरा एम्प्लॉय है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉय का अगर क्वेश्चन बनेगा तो फॉर का मतलब वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, फिर वो इनकम उसकी पीजीपी की बन जाएगी। ओके सर, ठीक है, समझ गई। ठीक है जी। सर, और एक था। हाँ जी बोलो। सर, इसमें था एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट is treated as profit in lieu of salary and it is taxable. तो ये profit in lieu of salary क्या होता है? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब ये होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, सैलरी कम करके ना हम प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उसके हाथ में वो टैक्सेबल सैलरी की तरह ना हो। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम ये भी ट्रीटमेंट करोगे तो उसको हम टैक्सेबल करेंगे। ये मत सोचना कि तुमने सैलरी की जगह प्रॉफिट बांट दिया तो उसका ट्रीटमेंट हम उस तरह से करेंगे, ट्रीटमेंट हम सैलरी की तरह से ही करेंगे उसको। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है श्वेता। यस सर। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कौन जी? सर नाम दीप बताओ। नाम से आ रहा होगा। अच्छा हाँ जी बोलो। वैसे दीप। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरा सैलरी का डाउट है। हाँ जी बोलो। सर, सैलरी में अगर ये लिखा होता है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, अगर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि डीए फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सैलरी है, तो फिर क्या मानेंगे? देखो, अगर डीए के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा ना तो ऑलवेज आप उसको मान के चलोगे उठोए वाला। इट मींस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही है जब तक वो स्पेसिफिकली उसने कुछ भी नहीं कहा। बट बाकी क्वेश्चन जो है ना वो एजम्पशन के बेस पे काम करेगा। अगर आप ये बोलो जी मैं तो डीए टोटल वाला मानूंगी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने गलत माना, क्योंकि जब तक वो मुझे स्पेसिफिकली देगा ही नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से एजम्पशन ही लेके चलूंगा। या तो मुझे रिटायरमेंट वाला मानना पड़ेगा या रिटायरमेंट वाला नहीं मानना पड़ेगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकली लेके चलूंगा ना तो ऑलवेज नॉर्मली डीए रिटायरमेंट वाला ही होता है। बट बाकी जो आप एजम्पशन लोगे उसके बेस पे भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, और सर जब हम इसमें ट्रांसफर करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस टाइम पे जो इंटेंजिबल असेट्स पे जो होता है डेप्रिसिएशन का, वो 50% है। और अब जो अब आपने वो उसमें पढ़ाया था पीजीबीपी में कि 40% से ज्यादा डेप है नहीं अभी, तो इसमें 50% ही मानेंगे या 40% लगाएंगे इस पर नहीं डेप्रिसिएशन? नहीं नहीं नहीं, देखो सैलरी अलग है, पीजीपी अलग है। और पहली बात तो इंटेंजिबल एसेट नहीं, नालायक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यस इलेक्ट्रॉनिक मैं भी आइटम्स। कहूँ इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ से आ गई? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उस पे 50% है, तो वो सैलरी का एक अलग रेट है, पीजीपी का एक अलग रेट है। आप ये नहीं बोलोगे कि पीजीपी के अंदर 40% हाईएस्ट है तो सैलरी का 40% हाईएस्ट लेके चलूंगी। सैलरी में जो उन्होंने बोला है वो हमें सैलरी में लेके चलना पड़ेगा, बाकी पीजीपी का ट्रीटमेंट हम पीजीपी के अंदर करेंगे। तो इसमें 50% ही कंसिडर करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल।
और सर हाउस प्रॉपर्टी में मेरा एक डाउट है कि हाउस प्रॉपर्टी में अब ये जो होता है कि अगर हम 3 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, 3 हाउस प्रॉपर्टी को, तो हम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, एक को हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। हाँ जी। तो सर उस केस में अगर लाइक 3 प्रॉपर्टी हैं, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम अगर हमने इंटरेस्ट लिया हुआ है तो रिपेयरिंग के लिए तो 30,000 रुपए, अदरवाइज अगर कंस्ट्रक्शन के लिए है तो फिर 2 लाख रुपए तक का करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इस केस में अगर दोनों प्रॉपर्टी में से हमने एक पे रिपेयरिंग के लिए ले लिया और एक पे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर हमारा 2,30,000 हो जाएगा, ये अलाउड है फिर? नहीं नहीं, टोटल 2 लाख ही अलाउड होगा, मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड होगा। एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से, बच्चे का डाउट मेरे पास ये आया। आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहले क्या था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन सिर्फ एक घर के लिए होता था, ठीक है। अब अमेंडमेंट आ चुकी है, अब ऑप्शन 2 घर के लिए मिलेगा। एक बच्चा ये बात कहता है सर मेरे पास ना 3 घर हैं, अब उस 3 घर में से मान लो 2 घर मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाने हैं, और वो मान लो मेरे को पता लग गया भाई ये 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाने हैं। अब जो 2 घर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाने हैं उसमें से एक के लिए लोन लिया उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और दूसरा लोन लिया दूसरी प्रॉपर्टी की रिपेयर करने के लिए। अब आप सब जानते हो रिपेयर वाले केस में डिडक्शन मिलती है 30,000 की, और परचेज और कंस्ट्रक्शन वाले केस में डिडक्शन मिलती है हाईएस्ट 2 लाख रुपए तक की। तो कई बच्चे ना यहाँ पे ना ये इस गलत फहमी के अंदर चले जाते हैं कि अगर मुझे ऑप्शन 2 घर का मिल रहा है तो डिडक्शन जो होगी ना वो मैक्सिमम 4 लाख रुपए की होगी, क्योंकि 2 लाख रुपए की मुझे एक घर की मिलती है, तो भैया 2 घर का ऑप्शन मिला तो 2 लाख इसकी, 2 लाख उसकी, 4 लाख की मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि भैया ऑप्शन तुम 2 घर के लिए ले सकते हो, बट जो तुम्हें डिडक्शन मिलेगी ना वो इन दोनों घरों की एग्रीगेट मिला के 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, डिडक्शन आपको 2 लाख ही देनी है, चाहे वो टोटल 2,30,000 आ रहा हो, चाहे वो 4 लाख आ रहा हो, डिडक्शन 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में, चाहे वो एक घर हो चाहे वो 2 घर हो। ओके सर। और सर अगर हाउस की जगह अगर यहाँ पे हमने यूनिट्स में किया हो कि अगर एक ही घर की 3-4 यूनिट हो, तो क्या उस पे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस केस में? हाँ, अगर एक ही घर की, हाँ अगर आपने यूनिट्स बना दिए तो ना हर यूनिट्स को हम अलग अलग हर घर मानते हैं। मतलब अगर मान लो एक घर की 4 यूनिट्स हैं तो उसको 4 घर मान के Yes, चलते हैं हम। अगर तो इसमें भी हम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर एक पीजीबीपी का डाउट और था मेरा, ये जो सेक्शन 35 एडी के जो लॉस होते हैं, ये 35 एडी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं हम इनको? हाँ जी। तो सर इसमें अगर 35 एडी के अगर प्रॉफिट में, तो उस प्रॉफिट से क्या हम किसी और के लॉस को कर सकते हैं? फिर प्रॉफिट से किस किस को कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि 35 एडी के बिजनेस का लॉस 35 एडी के प्रॉफिट से कर सकते हैं? प्रॉफिट से कर सकते हैं, यस तो सर। 35 एडी का जो प्रॉफिट है उससे कोई दूसरे लॉस खत्म कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकता है। तो अगर अच्छा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो बिजनेस की इनकम से भी खत्म हो सकता है ना। तो बिजनेस की इनकम कोई भी हो, चाहे वो 35 एडी वाली हो चाहे वो स्पेक्युलेटिव वाली हो, बस कैजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है ना। तो हाँ जी। इसका मतलब 35 एडी के लॉस को ही हम 35 एडी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट से हम किसी को भी सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी के लॉस वो डिपेंड करता है कि दूसरे वाला लॉस जो है वो इस इनकम से खत्म होने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो ना कि जैसे मान लो मेरे पास 35 एडी का प्रॉफिट पड़ा है बट यस सर। लॉस मेरे पास कैपिटल गेन के हैं। अब कैपिटल गेन के लॉस तो किसी दूसरे हेड की इनकम से खत्म होते ही नहीं है, तो उस केस में 35 एडी का प्रॉफिट भी काम नहीं करेगा फिर। अच्छा सेक्शन 115 बीबीडीए जो है, जो इसमें ये होता है कि ये कंपनी, मतलब कंपनी को छोड़ के, और 35 बीबीडीए का जो 10% लगाते हैं हम, तो ये इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है, ये होता है कि कंपनी को छोड़ के, कंपनी और पार्टनरशिप हम नहीं, कंपनी और ट्रस्ट को छोड़ के बाकी सब पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। कंपनी हो गई, एनआर हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, और जो सेक्शन 1023 के अंदर आते हैं वो हो गए, इनको छोड़ के 115 बीबीडीए लग जाता है। तो सर इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ फर्म तीनों कवर हैं, और इसमें वो भी एओपी बीओआई भी कवर हैं सर इसमें? यस। ओके सर, थैंक यू सर, मेरे ये डाउट्स है, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी, और एक बार हैंड रेस करो। हेलो सर। हेलो जी सर। वंदिता। यस सर। हाँ जी वंदिता बोलो। सर मुझे वो पीजीबीपी के चैप्टर में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला जो पॉइंट है वो नहीं समझ आता, वो प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। देखो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का ना आप ये ध्यान रखो कि पहली बात तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ना आपकी 3 हेड के अंदर आती है। एक तो वो सैलरी हेड के अंदर भी आती है, एक वो अदर सोर्स के अंदर भी आती है, और एक पीजीपी के अंदर भी आती है। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जब भी आपको पैसा मिलेगा उसके सरेंडर पर, तो वो फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। वो फुली टैक्सेबल हमें करना है, चाहे वो अदर सोर्स के अंदर मिले, चाहे वो सैलरी के अंदर मिले, चाहे वो हमें पीजीपी के अंदर मिले।
अब पहले हमें ये बताओ कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इन हेड में कब कब टैक्सेबल होती है। जब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का कीमैन करवाएगा तो उस केस में जो पैसा मिलेगा वो सैलरी में जाएगा, क्योंकि कीमैन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का की पर्सन है, उसका जो हमने इंश्योरेंस करवाया उसको हम कीमैन बोलते हैं। ठीक है जी। अब मान लो एम्प्लॉई के लिए कौन है, एम्प्लॉयर है, तो अगर एम्प्लॉयर का कीमैन इंश्योरेंस है उस केस में पैसा मिलेगा सैलरी में जाएगा। मेरे फादर साहब का बिजनेस है और मेरे फादर मेरे बिजनेस के ना की पर्सन है, तो मैं और मेरे भाई ने मिलके क्या किया, हम दोनों ने मिलके ना अपने फादर का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, और वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, हमने करवाया कीमैन इंश्योरेंस। तो उस केस में अब जो मुझे पैसा मिलेगा ना वो टैक्सेबल कहां पे होगा, पीजीपी के अंदर होगा। अब बिजनेस वाला केस भी खत्म हो गया, सैलरी वाला केस भी खत्म हो गया। जैसे आप सबकी फैमिली होगी, फैमिली में कोई ना कोई की पर्सन तो होगा, या तो मम्मी होंगी, वैसे मम्मी ही होंगी, पापा उनके सुनते होंगे हाँ जी हाँ जी। कई बार तो आजकल तो वैसे लॉकडाउन के अंदर सब्जी काट रहे हैं, नहीं काट रहे पापा, या कैसे, बच्चा कह रहे हैं मजे मत लो सर। ठीक है जी। हाँ, तो इधर ऐसे ही सुना, चलता है। अरे ऐसे ही चलता है, चलो अच्छी बात है फिर तो। इधर सुना ध्यान से। तो अब हमारे की पर्सन फैमिली में या तो मम्मी होंगी या पापा होंगे, तो हमने क्या किया, उनका इंश्योरेंस करवा लिया। अब उस केस में जो पैसा मिलेगा ना वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स के अंदर। रीजन बीइंग क्योंकि ना तो हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है और ना ही वो बिजनेस का है। तो यही बस कीमैन का बेस है। कीमैन का बेस आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले ये देख लो कि वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है या नॉर्मल बात कर रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करेगा सैलरी में फुली टैक्सेबल, बिजनेस की बात करेगा पीजीपी के अंदर फुली टैक्सेबल, नॉर्मल बात करेगा तो अदर सोर्स में फुली टैक्सेबल। ये चीज है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी साकेत, साकेत आपका डाउट है, आपका ऑडियो वहां से ऑन करो, ऑडियो ऑन करो वहां पे। साकेत ऑडियो आपकी ऑन नहीं है अभी ऑडियो आपकी ऑन नहीं है मेरे ख्याल से। चलो आप इतने ऑडियो एक बार ऑन करो, और किसी का डाउट एक बार हैंड रेस कर दो, मुझे तो आप सबकी इमेजेस ही दिख रही हैं। हेलो। हेलो। यस सर, श्वेता। हाँ जी श्वेता बोलो। सर मेरा ना ये डाउट था, जो लीव ट्रैवल कंसेशन है सैलरी में और लीव एनकैशमेंट, हाँ जी, वो कॉन्सेप्ट मेरे को ठीक से समझा नहीं है, और उन दोनों का डिफरेंस भी बता दोगे? दोनों के अंदर तो बहुत फर्क है। लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब तो ये होता है कि अगर आपके फादर साहब, अगर आप में से किसी के फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो याद करो इंडिया में घूमने फिरने को उनको कभी मिलता होगा। अगर आपके फादर कभी गवर्नमेंट जॉब में है तो घूमने फिरने कभी इंडिया में जाते होगे ना। कई बार पापा बोलते हैं बताओ भाई कहाँ घूमने जाना है, सारा खर्चा एम्प्लॉयर मेरा कर रहा है, तो वो तो लीव हाँ। ट्रैवल कंसेशन है, और वो 4 साल में 2 बार मिलता है। हाँ। ठीक है। और जो लीव इनकैशमेंट होती है, लीव इनकैशमेंट का मतलब तो ये होता है कि जो आपके फादर इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी वाले क्या करते हैं, 1 साल में ना कुछ छुट्टियां अलाउड करते हैं कि अगर हाँ। आपके फादर इतनी छुट्टियां ले भी लेंगे तो भी आपके फादर की सैलरी कटेगी नहीं, सैलरी पूरी मिलेगी। और नॉर्मली वो क्या होता है कि एक कंपनी में पूरे साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं, मतलब 30 दिन की छुट्टी कोई भी ले सकता है। हाँ। अब सोच के बोलने से मान लो मेरे फादर साहब किसी कंपनी में काम करते हैं तो मेरे फादर को उस कंपनी ने 30 दिन की छुट्टियां अलाउड की, भाई आपको 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। हाँ। और मेरे फादर साहब ने उस कंपनी में काम किया मान लो 30 साल। अब अगर 30 साल काम किया, हर साल में 30 छुट्टियां, तो मतलब मेरे पापा को 30 साल में 900 छुट्टियां अलाउड की गई होंगी। हाँ। बट मेरे फादर ने मान लो ली है 500 छुट्टियां या 600 छुट्टियां ली हैं। अब अगर 900 हाँ। छुट्टियां मिली थी और मेरे फादर ने सिर्फ 600 छुट्टियां ही ली हैं, तो मेरे फादर ने 300 छुट्टियां नहीं ली। वो जो मेरे फादर ने 300 छुट्टियों की ईमानदारी दिखाई, उस ईमानदारी का जो पैसा मिलेगा ना उसको हम लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लीव इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट तो हम सेक्शन 10 के अंदर करते हैं, अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जितना लीव इनकैशमेंट मिला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, भाई इसमें से कम वाला एग्जम्प्ट कर देंगे और बाकी टैक्सेबल कर देंगे। लीव इनकैशमेंट का तो ये ट्रीटमेंट होता है। और जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है तो वो तो इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाओ, जितना ट्रैवलिंग खर्चा होगा वो सारा का सारा एग्जम्प्ट होगा। और ये बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी भी होगी कि अगर मान लो आपके बर्थ है 1 अक्टूबर 98 के बाद, फिर तो जितने मर्जी बच्चे हो वो सारे अलाउड है। और अगर बर्थ 1 अक्टूबर 98 से पहले का है तो फिर मैक्सिमम 2 बच्चे, सॉरी 1 अक्टूबर 98 के बाद का बर्थ है फिर 2 बच्चे अलाउड है। और अगर 1 अक्टूबर 98 से पहले का बर्थ है फिर इतने मर्जी बच्चे हो वो सारे के सारे अलाउड हो जाते हैं। यस सर।
तो बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत है। आप इन दोनों को ना आपस में, ये नहीं है कि दोनों में लीव वर्ड आ गया तो दोनों को हमें ज्वाइंट करना ही है। तो दोनों के अंदर और बहुत, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है और एक नॉर्मली रिटायरमेंट से पहले मिलता है। हेलो सर, इसी में एक जो ट्विंस चाइल्ड वाला कंसेप्ट था वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए, जो था कि पहले मल्टीपल बर्थ फिर एक चाइल्ड वाला जो कंसेप्ट था। पहले मेरे को ये तो बताओ, एक साथ आप हमला कर रहे हो मेरे ऊपर नालायको। बीच में कौन बोला? सर ममता सर। अच्छा ममता, हाँ बताओ तो सही, मैं तो डर जाऊंगा, मतलब एक सब इकट्ठे लोग मेरे ऊपर हमला कर दोगे तो। सर अभी आप जो ये हाँ इसकी बात कर रहे थे लीव कंसेशन की, इसमें एक आपने मल्टीपल चाइल्ड वाला हाँ हाँ, कंसेप्ट बताया था ना, उसमें बस कंफ्यूजन है। मैं बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने ये बताया था, जैसे मान लो पहले एक बच्चा हुआ, ठीक है, जी सर। अब एक जी बच्चे के बाद फिर मल्टीपल बर्थ हुए। अब जी सर। मल्टीपल बर्थ में वो ट्विंस भी हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, पूरी क्रिकेट टीम भी हो सकती है, ठीक है जी जी। सर। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पहले अगर एक बच्चा हुआ फिर मल्टीपल बर्थ हुए तो उस मल्टीपल बर्थ को ना हम एक ही मानेंगे। और पहले वो अगर बिफोर एक और बाद में 2। पहले एक बाद में 2 नहीं, आप 2 मत रटो नालायक, क्योंकि अगर एग्जाम में 3 आ गए फिर आप ये बोलो हाँ मल्टीपल नहीं। बर्थ। जी जी सर। मतलब पहले एक हुआ फिर बाद में जी जितने जी। भी बच्चे एक साथ हुए उन सभी बच्चों को जी एक मान के एग्जाम्पशन सबकी दे देंगे। ओके सर। एक बच्चा कहता है सर पहले 2 बच्चे हो गए या पहले जी 3 सर। बच्चे हो गए, उसके बाद फिर जी। एक बच्चा हुआ, तो हम्म। फिर जो एग्जाम्पशन मिलेगी ना सिर्फ 2 ही बच्चों की मिलेगी और किसी की नहीं मिलेगी फिर। ओके सर, पहले अगर मल्टीपल बर्थ है और बाद में अगर एक चाइल्ड हुआ है तो उस केस में हमको 2 ही बच्चों की मिलेगी। यस यस यस, ओके सर, बस थैंक यू सर। क्लियर है और बंदा? सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है ओ ना? माय गॉड तो बताओ तो सही, हाँ डरा देते हो आप मुझे। हाँ जी श्वेता, हाँ जी। सर ये लीव ट्रैवल कंसेशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लो में सबके लिए है, मिलता नॉर्मली गवर्नमेंट को है, डिडक्शन एग्जाम्पशन सबको है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चलो, अब अगला डाउट पूछने से पहले चलो अब एक बार हैंड रेस कर दो दोबारा से, मैं देख लूं। हेलो सर। हेलो जी, कौन? पलक सर। पलक। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये नलायको तुमने अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई, क्या हुआ सुबह 12 बज गए, नहा धो के नहीं बैठे क्या? नहीं सर, ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही, ठीक है चलो फिर बोलो सर पलक। मुझे कीमैन इंश्योरेंस में डाउट था, अगर प्रीमियम अपन पे करते तो वो नॉन टैक्सेबल होता है क्या? अगर प्रीमियम पे किया जिस हमने टाइम तो आप वो प्रीमियम दे रहे हो उस टाइम कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, जब पैसा सरेंडर के वैल्यू पर मिलता है उस टाइम फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा। और सर मेरे को ये कार्बन क्रेडिट में सरचार्ज रेट 4 टायर वाला एप्लीकेबल होगा या 2 टायर वाला? नहीं, कार्बन क्रेडिट में जो हमारा नॉर्मल रेट है 2 वाला, हाँ, उस कार्बन क्रेडिट पे 4 टायर वाला सरचार्ज एप्लीकेबल है या 2 टायर वाला? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जो 10% और 15%, हाँ हाँ हाँ, वो वही रेट एप्लीकेबल है, वही रेट। वो ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल है। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। और सर मेरे को ये इसमें डाउट था, क्या बोल, इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट में सेक्शन 10-15 में इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होता है ना? नहीं नहीं, 35 और 7,000 रुपए की एक लिमिट होती है इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल में। ओके सर। और सर आपने ये एग्जेम्पशन लिस्ट टेलीग्राम पे अपलोड की है? हाँ जी मैंने क्योंकि मेरे एग्जाम, को मिल ही नहीं रहा है। नहीं आप ना उसके अंदर टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, फाइल्स में जाओ, फाइल्स में सारी पीडीएफ फाइल्स आपको दिखा देगा, उसके अंदर एक लिखी होगी सेक्शन 10 एग्जाम्पशन लिमिट। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी और बताओ जी। हेलो सर। हेलो वंदिता। यस सर। हाँ जी। सर लीव इनकैशमेंट में अगर पीरियड ऑफ सर्विस दिया हुआ होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 1 सितंबर 2019 आफ्टर 25 इयर्स 4 मंथ ऑफ सर्विस, तो इसमें और पार्ट लेते हैं कि नहीं लेते नहीं, हैं? कंप्लीट ईयर लेते हैं। ठीक है सर। कम जितने भी ईयर कंप्लीट होंगे ना उसको हमें कम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 25 साल 10 महीने भी है तो हमें 25 ईयर ही काउंट करने हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, लीव इनकैशमेंट मेरे ख्याल से पता होगी बट फिर भी क्लियर कर दूं, कई नालायक बच्चों को पता नहीं होती। वैसे हम एक साल में 30 छुट्टियां लेके चलते हैं, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि ये कंपनी उस एम्प्लॉय को 20 छुट्टियां दे रही है तो फिर हमें कैलकुलेशन 20 के अकॉर्डिंग ही करनी होती है। और अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को 40 छुट्टियां दे रही है तो फिर हमें कैलकुलेशन 30 के अकॉर्डिंग करनी है।
ठीक है ना, मतलब जितनी एक्चुअल छुट्टियां दी जाएंगी वो, और 30 डेज विच एवर इज लेस जो होगा उसके बेस पे हम चेक करेंगे हमें टोटल कितनी छुट्टियां अलाउड है। ठीक है, चलो अब और बताओ जी, और डाउट। हेलो सर। हेलो हेलो। जी, नाम बताओ। सर शुभम। शुभम। हाँ शुभम, हाँ जी, क्या हाल चाल है? सर, सही है सर। खाना खा सर लिया? डाउट। हाँ सर, नाश्ता किया अभी तो। नाश्ता किया? कि आलू के पराठे खाए हैं? सर पोहा। पोहा खाया? ओ माय गॉड, ऊपर नमकीन डाली थी? सर भुजिया। भुजिया डाली थी? अच्छा ठीक है, चलो पूछो डाउट। हाँ सर, जैसे कि सर डिडक्शन जो होता है उसमें जो 80EE है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला, हाँ जी। उसमें सर किसी किसी क्वेश्चन में देख रहे हैं पहला प्रेफरेंस 24 24B को दिया है, किसी किसी में EE को दिया है। नहीं 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 आंसर नहीं 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 नहीं, 100% पहली प्रेफरेंस 24B को ही देंगे। बी को ही देंगे ना? ओके हाँ, सर। सर और 80 एक और 80 देखो डाउट ना, 80EE क्या है? 80EE है एक्सटर्नल डिडक्शन। हाँ एक्सटर्नल मिलती ही कब है? जब पहले मेरी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी। हाँ और ग्रोस टोटल इनकम निकलती ही कैसे है? पहले इंटरनल डिडक्शन माइनस होने के बाद। हाँ। ओके सर। ठीक है, तो सर पहले एक और, 24B। हाँ समझ गए सर। सर एक और डाउट है सर, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस जो होता है सेविंग्स अकाउंट से, हाँ। तो सर जैसे 3500 तक एग्जाम्प्ट है, वो जीटीआई में शामिल नहीं होता है। तो सर जब हम जीटीआई में उसको नहीं ऐड कर रहे हैं तब उसको 80 टीटीए और टीटीबी मिलेगा उसी अमाउंट का? नहीं, उस अमाउंट का नहीं जीटीआई मिलेगा। नहीं नहीं, जो नहीं एग्जाम्प्ट हो मिला। गया उसकी डिडक्शन क्यों मिलेगी? ओके सर। सर जैसे इंटरेस्ट अगर 5000 है या 4000 है फॉर एग्जांपल, और 3500 एग्जाम्प्ट हो गया, 500 बचा, तो 500 का मुझे मिल जाएगा ना टीटीए और यस टीटीबी? यस यस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है शुभम। हाँ सर, थैंक यू। नीरू, आपका डाउट है, हाउ कैन आई आस्क क्वेश्चन? नीरू पूछो क्वेश्चन। मैं तो बिल्कुल, मैं तो आया ही आपके क्वेश्चन लेने के लिए हूँ। कहाँ पे बच्चा नीरू? अपना माइक ऑन करो। कहाँ गया बच्चा? माइक वहां से ऑन करना है आपको ना, वहां पे एक बटन मेरे ख्याल से आ रहा होगा, वहां पे उसको बस अनम्यूट कर देना है और अपना डाउट आप पूछ सकते हो। चलो, जब तक नीरू नहीं पूछ रहे, और कोई बच्चा बताओ जी। हेलो। हेलो सर। एक सरस्वती। यस सर। हाँ जी, बोलो। सर मेरे को मतलब सैलरी वाले चैप्टर में डाउट था, पेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूछना है। पेंशन वाला कॉन्सेप्ट पूछना है? हम्म। चलो ठीक है। पेंशन वाले के अंदर ना ये था कि देखो, पहली बात तो ये समझो कि पेंशन आपके ना दो तरह की होती हैं, आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। एक तो कम्यूट पेंशन और एक अनकम्यूट पेंशन। अनकम्यूट का मतलब क्या होता है? जो पेंशन पीरियोडिकल बेस पे मिलती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में से जो कोई पर्सन अगर रिटायर हुआ होगा तो उसको ना पर मंथ पेंशन मिलती होगी, वो बोलते भी होंगे कि मुझे मंथली पेंशन इतनी आ रही है। तो जो कहते हैं ना कि मुझे मंथली पेंशन इतनी आ रही है, तो उसको बोलते हैं अनकम्यूट पेंशन। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है, कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अनकम्यूट पेंशन तो हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब अनकम्यूट पेंशन तो आपको हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक पेंशन होती है कम्यूट पेंशन। कम्यूट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप, मेरे फादर को ना पर मंथ पेंशन मिल रही है, तो मेरे फादर को पेंशन मिल रही थी 10,000 पर मंथ। अब हुआ क्या भाई, एक साल पेंशन पर मंथ मिलती रही, तो फिर मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई, फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टर की मैरिज आ गई या मेरे भाई की शादी आ गई। अब पैसा ना हमें इकट्ठा चाहिए और हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि अब कहाँ से लेके आए। तो मेरे फादर के दोस्त ने बोला कि भाई तू अपने एम्प्लॉयर के पास जा, उसको बोल मुझे इतना पैसा चाहिए, और अपने एम्प्लॉयर को ये बोल दे कि मेरी पेंशन वो कम्यूट कर देगा। तो मेरे फादर साहब गए अपने एम्प्लॉयर के पास, तो मेरे फादर जी ने एम्प्लॉयर को बोला कि एम्प्लॉयर ने बोला भाई क्या हुआ? तो मेरे फादर ने बोला भाई ऐसे 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 ऐसे। भाई उन्होंने बोला हाँ भाई बात तो सही है भाई, आपके घर में इमरजेंसी है, तो बताओ कितना पैसा चाहिए? तो मेरे फादर ने बोला जी मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए, और मैं 5 लाख रुपए ऐसे नहीं मांग रहा, मेरी 50% पेंशन कम्यूट कर दो और मुझे 5 लाख रुपए दे दो। अब सोच के बोला, जो मुझे 5 लाख रुपए मिले हैं 50% पेंशन कम्यूट करने के बाद मिले, तो इस 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं इसमें से कुछ एग्जम्प्ट करेंगे और कुछ टैक्सेबल करेंगे। तो पहली बात तो ये समझो, क्वेश्चन में अगर मंथली बेस वाली गेम चल रही होगी तो फुली टैक्सेबल है, और अगर लिखा होगा ना कि 60% पेंशन कम्यूटेड,
3/4 पेंशन कम्यूटेड, 2/3 पेंशन कम्यूटेड, इतने % पेंशन कम्यूटेड, तो जो लमसम अमाउंट दिया होगा उसमें से हमें कुछ एग्जाम्प्ट करना होगा, कुछ टैक्सेबल करना होगा। अब उसमें से कितना एग्जाम्प्ट करना होगा, कितना टैक्सेबल करना होगा, याद करो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपको पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी भी मिल रही है नहीं मिल रही। अगर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो फिर आपको एग्जाम्प्ट कितना करना होता है, 1/3। अगर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी मिल रही है 1/3 एग्जाम्प्ट करना होता है। 1/3 किसका, जितनी पेंशन मिली उसका नहीं, जितने % आपने कम्यूट करवाई ना उसको पहले 100% पे ले जाओ। इट मींस अगर मैंने 50% कम्यूट कराई और 50% कम्यूट करवाने के बाद मुझे 5 लाख मिले, तो अगर मैं 100% कम्यूट करवाता फिर मुझे कितने मिलते, वो अमाउंट निकाल लो। उस अमाउंट का जो 1/3 होगा ना वो एग्जाम्प्ट होगा और फिर बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। सरस्वती आप बताओ, कुछ समझ आया? यस सर, समझ में आ गया। पक्का पक्का? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, ठीक बस है। सर इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप ना उसके अंदर गलती पता क्या करते होगे, गलती आप ये करते होगे जितनी पेंशन कम्यूट मिलती होगी ना उसका 1/3 उसका 1/2 निकालते होगे, वैसा नहीं करना। उसको पहले 100% पे लेके जाओ, उसका 1/3 और उसका 1/2 निकालो, फिर जो अमाउंट आएगा वो एग्जाम्प्ट होगा किस में से, जितनी पेंशन मिली है उसमें से। ओके सर। ठीक है सर यस सर। सर हाउस प्रॉपर्टी में मेरे को एक और डाउट था, अनरियलाइज रेंट और एरर्स ऑफ रेंट्स वाला। अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट का देखो एक सेक्शन, अब मैंने क्लास के अंदर ये बताया था कि अब नया सेक्शन आ गया 25 कैपिटल ए। अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट के अंदर पहली बात तो दोनों के अंदर फर्क समझ लो। अनरियलाइज का मतलब ये होता है कि मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी थी, किराएदार ने मेरा किराया मार लिया, उसने मेरा किराया दिया नहीं, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कि भैया मेरा किराया हर साल बढ़ता है, मेरे किराएदार ने किराया बढ़ाया नहीं, मैंने कहा अगले साल बढ़ा देना, अगले साल भी नहीं बढ़ाया, फिर मैंने बोला किराया बढ़ा दो, कह रहा अभी नहीं बढ़ाऊंगा, फिर मैं गया किराया बढ़ा दो, उसने मेरे को दिखा दी बंदूक, मैं डर गया, मैंने कहा टेंशन मत ले, मैं अब हाई कोर्ट में अपील करूंगा। हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने बोला किराएदार को भाई तुझे किराया बढ़ाना पड़ेगा, आज से नहीं पिछले 4 सालों से। अब जो पिछले 4 साल का मुझे बढ़ा हुआ किराया मिलेगा ना उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो आपको एरियर्स मिलेगा और अगर आपको अनरियलाइज रेंट मिलेगा ना, इन दोनों का ट्रीटमेंट अब सेम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है 40,000 पे, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट है 30,000 पे, टोटल कितनी रिकवरी हो गई 70,000 की ना। तो ये 70,000 पूरे टैक्सेबल नहीं करने, इसमें से 30% की डिडक्शन माइनस कर देंगे, फिर बैलेंस जो आएगा वो टैक्सेबल कर देंगे, बस ये बात ध्यान देना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर बोथ का जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ, बोथ दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। पहले अलग अलग होता था बट अब वो लोग खत्म हो चुका है, अब दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है सर। नालायक, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आप मेरे लिए कर रहे हो। स्पेशली देखो टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए हो, कितना बिजी शेड्यूल है आपका। नो सर। कितने बिजी हो? तो मेरे ख्याल सारी मीटिंग्स आपके आजकल चल रही होंगी। नो सर। चलो अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। डाउट लेने के लिए देखो पहले सेशन में, इससे पहले सेशन में सिर्फ गिन चुन के 10 बच्चे थे। अब मैंने यूट्यूब पे डांट लगाई, कुछ बच्चों ने वीडियो देखी होगी, बच्चों को लगा नहीं नहीं यार क्लास देखनी चाहिए, हमारा फायदा ही हो रहा है और ये आपका ही फायदा है। आप कुछ देखो, मतलब मैं आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा हूँ तो आपका भी बनता है ना कि नहीं यार मुझे अगर कोई डाउट है तो सोल्व करें। ये थोड़ा कि सोल्व नहीं करें डाउट, जितने आपके डाउट्स होंगे अगर वो सोल्व नहीं करोगे ना, ध्यान रखना वही डाउट्स आपके एग्जाम के अंदर आएंगे फिर। हाँ जी साकेत, मेरे ख्याल से अब आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हो। यस सर। हाँ जी सर जो डिडक्शन के एटीडी का सेक्शन है ना, कौन सा डिडक्शन? एटीडी। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस वाला? हाँ सर, उसमें कंट्रीब्यूशन टू वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इंक्लूड होता है, मतलब उसमें सिर्फ वो इंक्लूड होता है सेल्फ, स्पाउस और बच्चों के लिए। नहीं सर, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिमिट के साथ क्वेश्चंस में दिया होगा ना, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल। नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तो लिमिट 5,000 है। हाँ। और वो 5,000 की लिमिट जो है वो 25,000 और 50,000 में इंक्लूड है। हाँ ओके। मतलब टोटल डिडक्शन जो मिलनी है ना वो 25,000 और 50,000 से ऊपर की नहीं मिलनी। हाँ ठीक है जी। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया आपका प्रीमियम जो है वो फॉर एग्जांपल 22,000 है। ओके। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो 4,000 है।
हाँ अब देखो मैं अगर कायदे से देखूं तो वो 4,000 5,000 के अंदर है, हाँ बट अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ 22,000 और 4,000 26,000 बन गया, तो डिडक्शन मुझे 25,000 की मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। मतलब सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कंट्रीब्यूशन भी 25,000 में आता है क्या? यस यस, हाँ हाँ हाँ, वो उसके अंदर इंक्लूड है। अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन में वो भी दे दिया तो उसको भी लिमिट में लेकर एग्रीगेट निकालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये लगा लो मैक्सिमम डिडक्शन अगर एज 60 साल या उससे कम है तो 25,000 से ऊपर नहीं मिलेगी, और अगर एज 60 साल या उससे ऊपर है तो फिर 50,000 से ऊपर नहीं मिलेगी। और सर और डाउट है। हाँ जी, हेलो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी, साकेत बोलो। हाँ सर वो जीएसटी में एग्जीक्यूटिव में जीएसटी में एडवांस रूलिंग और वो सब देखना पड़ेगा ना हमारे नहीं सिलेबस में? नहीं 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 नहीं, आपके और अपील एडवांस जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस है आपके मॉड्यूल में उन्होंने दिया नहीं हुआ, एक क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ था एडवांस रूलिंग का। ओके ठीक है, अदरवाइज आपके मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है। वैसे अगर आपको एक बार गो थ्रू करना है तो आप यूट्यूब पे मैंने रिवीजन क्लास डाली है, देख सकते हो, बट अदरवाइज क्वेश्चन आएगा नहीं वहां से। हाँ सर एक मिनट सर, मैंने आपकी इनकम टैक्स की वो हैंड रिटन बुक परचेज की है। लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट में 37 निकाला था। उम्मीद है कि सर आपके एफर्ट के साथ पास हो जाऊंगा। सर आशीर्वाद आपका, आपको ही आशीर्वाद तो मेरा मतलब हमेशा ही आपके साथ है, बस आशीर्वाद आप, मेरा तो आशीर्वाद सबके साथ है नालायक। अच्छे से मेहनत करो और पेरेंट्स को इस बार प्राउड फील कराओ सारे। हाँ ओके सर। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता नहीं है, उनको अभी आपने उनके कभी एफर्ट्स देखे नहीं है अभी ध्यान से। यस सर थैंक यू फॉर दैट बुक। वेलकम जी। हाँ जी, वो बताओ जी, किसका डाउट है? कहाँ पे? आवाज नहीं आ रही, आपका नाम बताओ। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हाँ जी बोलो, डाउट बोलो। सर ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है आपको दिखा होगा स्क्रीन पे। मेरे को प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी क्लियर नहीं दिख रही है, उसमें ब्लर आ रहा है काफी। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ अगर क्लियर आ जाए। प्रॉब्लम नंबर उसमें ये 1 kg गोल्ड वाला? नहीं, ऑन 15 नवंबर 2000 हाँ हाँ नाला आगे लिखा तो है, जतिन सोल्ड 1 kg गोल्ड। यस सर। हाँ, तो सेल कंसीडरेशन उसमें 6 लाख है। उसने गोल्ड एक्वायर किया 99 में 64,000 रुपए का। फेयर मार्केट वैल्यू 1 में है 62,000 की, और उसको कैपिटल गेन आपको बताना है प्रीवियस ईयर 18-19। तो पहली बात तो ना, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना, अब जो रिवाइज हो के आएगा वो प्रीवियस ईयर 19-20 आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 19-20 रेलिवेंट है। बट अगर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करूं तो सेल प्राइस तो आपको दिया हुआ है 6 लाख। यस सर। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, सेल प्राइस 6 लाख दिया हुआ है। अब कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट बनेगी जो आपका परचेज प्राइस है वो, और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर। अब यहाँ पे 99 में परचेज किया आपने 64,000 रुपए का, और 141 की एफएमवी 62,000 है, तो कॉस्ट यहाँ पे मानेंगे 64,000। हायर क्या बनेगा? 64। तो 64,000 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 का इंडेक्स रेट 100 है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर आपने किया 18-19 में, तो जो भी आपकी बुक में इंडेक्स रेट 18-19 का दिया होगा ना, उससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, और 2001 का ही लेंगे। कितना दिया हुआ है? 280 डिवाइड बाय 100। 280। एक सेकंड रुकना, मैं 64,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 280, और 6 लाख रुपए का वो है, तो 4,20,800। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है। यस सर, ये आंसर। सर मुझे बस ये डाउट है कि 64,000 क्यों लिया, बस सर आप समझ में आ जाओ। ओके सर। नहीं 64,000 तो इसलिए किया ना, क्योंकि अगर 141 से पहले का है तो हम हायर वाली कॉस्ट लेते हैं। ठीक है ना? ओके जी, चलो जी, और बताओ जी, और किसी का डाउट जी? सर 80EEB जो है ना, 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर। हाँ तो सर जैसे मेरा मान लीजिए कि बिजनेस ही है, ठीक है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया, और मैंने आईटीआर के ड्यू डेट तक पे नहीं किया है, तो सर वहां पर तो 2 लाख पूरा डिसअलाउड हो जाएगा 43B में। लेकिन सर जीटीआई से मिलेगा वो 80EEB? नहीं मिलेगा, जीटीआई से नहीं मिलेगा ना सर? नहीं।
ओके सर। और बताओ जी, और किसी का डाउट? और कोई डाउट नहीं है किसी को? बच्चे को नींद आ रही है, देखो ये बच्चा सो गया। निकिता, सोना नहीं है? ओ माय गॉड, मतलब कैसे मतलब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे, अच्छा तब भी मैं सोचूं बच्चा वीडियो क्यों नहीं ऑन करता। आज मुझे रियलिटी पता लग रही है कि बच्चा भाई साहब डाउट सेशन में सो गया। हाँ जी चिराग। सर मेरा ये डाउट था, जो परक्यूजिट में मोटर कार का था ना वो, हाँ जी, तो उसमें पार्टली यूज और ये पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस है ना, तो उसमें 1800 और 900 की डिडक्शन है राइट, अगर 1600 सीसी के नीचे 1800 और 2400 की। अगर छोटी गाड़ी है वो ड्राइवर का, अगर छोटी गाड़ी है 1800, बड़ी गाड़ी है 2400, ड्राइवर है तो 900। हाँ, और अगर सपोज व्हीकल एम्प्लॉयर का है और एक्सपेंसेस मेरा है, ठीक है, तो उसमें 600 और 900 वो भी डिडक्शन है या फिर वो नहीं वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, वो परक्यूजिट बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके। यही और सर डाउट था थैंक यू चिराग? भी बोलना था क्योंकि मेरे, हेलो, हाँ जी हाँ जी। मुझे थैंक यू बोलना था, संडे तक मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, अभी मैंने कल परसों दोबारा टैक्स 18 देखा, क्लियर हो गए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। चलो जी और बताओ, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, नाम है क्रांति गुप्ता। नो। हर्षिता। हर्षिता और क्रांति दो लोग बोल रहे हैं, पहले किसका लूं? हर्षिता पे चलो पहले आप बोल दो। यस सर। हाँ जी। सर आपने कल करवाया था ना ओल्ड पेपर सिलेबस का एमसीक्यू, हाँ जी। तो सर उसमें एक डाउट था। उसमें एक डाउट था, मेरे को पेपर खोलना पड़ेगा वो। चलो एक बार मेरे को या तो यहाँ पे दिखा दो, अगर आप दिखा सकते हो तो। ओके सर, या हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ। So it is visible. एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर दूं, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर थोड़ा डल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39। यस सर। एक बार थोड़ा सा मुझे बोल दो, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब डल बहुत ब्लर दिख रहा है। सी से कोई नाम है यहाँ पे, मेरे को एज 14 ईयर है उसकी। यस। एक बार आगे बोला, क्या लिखा उसमें? Received rupees 70,000 as cash gift on her birthday from her parents' friends. How much of her income would be liable for clubbing in the hands of the parents? इन द हैंड्स ऑफ her parents. हाँ तो 70,000 हो जाएगी। हाँ सर, पर आपने कल बोला था कि ना उसके पेरेंट्स ने दिया, तो वो रिलेटिव में आता है, पर उसके पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने दिया है ना। हाँ हाँ, तो तभी तो टैक्सेबल है, पेरेंट्स रिलेटिव में आते हैं ना। हाँ, तो आपने कल बोला था ना कि पेरेंट्स ने दिया तो रिलेटिव में वो एग्जेम्प्ट होते हैं। उसने पूछा क्या, टैक्सेबल पूछा है ना उसने? हाँ, वो भी लायबल फॉर क्लबिंग इन द हाँ हैंड्स ऑफ क्लबिंग नहीं, वो मुझे ना एक्चुअली ये बोलना होगा, क्योंकि पेरेंट्स तो रिलेटिव में आते हैं तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा, बट यहाँ पे पेरेंट्स के फ्रेंड ने दिया है तो ये तो टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल मीन्स क्या है, माइनर के हाथ में तो होगा नहीं, तो माइनर का सारा पैसा जो होगा वो किसके हाथ में क्लब होगा? उसके पेरेंट्स के हाथ में। तो ये पूरे के पूरे 70,000 जो है वो क्लब हो जाएंगे उसके पेरेंट्स के हाथ में। ओके सर। ठीक है। और अगर यहाँ पे पेरेंट्स होता, अगर पेरेंट्स से ही मिला होता तो फिर तो यहाँ पे टैक्सेबल होता ही ना। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर लेक्चर कब तक चालू है? ये डाउट सेशन हाँ हाँ, ये वाला। बस 1:30 में ओवर कर दूंगा मैं, सिर्फ 10-15 मिनट है। ओके सर। मतलब मेरे को एमसीक्यूज में डाउट है, तो इसके लिए उसके हिसाब से सर। एमसीक्यूज में ऐसा कर दो, या तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, अभी जब मैं लंच के बाद एक बार आपके एमसीक्यूज देख लूंगा, और नेक्स्ट सेशन में आप 3:30 बजे आ जाना तो मैं वो आपका डाउट ले लूंगा फिर। ओके श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। और बताओ जी, और कोई डाउट? एक बच्चा बीच में बोल रहा था, क्रांति गुप्ता, कहाँ पर गया बच्चा, कहाँ गए? हाँ जी आप बोलो। हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मुझको 155 BBDA में पूछना था।
115 BBDA में डिविडेंड वाला कह रहे हो आप? जी 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 सर। उसके अंदर तो ये है, देखो डिविडेंड उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 115 BBDA में, पहली बात तो ये समझो कि 115 BBDA सेक्शन इंडियन कंपनी पर लगेगा, फॉरेन कंपनी पर नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर इंडियन कंपनी जब भी डिविडेंड देगी, हर पर्सन के हाथ में वो सेक्शन नहीं लगेगा। अगर इंडियन कंपनी किसी इंडियन कंपनी को ही डिविडेंड दे रही है, किसी एनआर को डिविडेंड दे रही है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डिविडेंड दे रही है, उस केस में भी सेक्शन 115 BBDA नहीं लगेगा। उसके अलावा किसी को भी डिविडेंड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, अगर कोई कंपनी से मुझे डिविडेंड मिलता है तो मेरे ऊपर 115 BBDA लगेगा। बट मेरे ऊपर भी ना 115 BBDA तब लगेगा अगर वो डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है। इट मींस अगर वो कंपनी मुझे 10 लाख तक का डिविडेंड दे रही है, मेरा टोटल डिविडेंड 10 लाख तक का बनता है, फिर तो गवर्नमेंट बोलती है विवेक तेरे हाथ में एग्जाम्प्ट है, कंपनी सीडीटी काट के जमा करवा देगी। और अगर वो डिविडेंड 10 लाख से ऊपर का है तो कंपनी सीडीटी जो काटेगी ना, वो तो पूरी वैल्यू पर ही काटेगी, बट जितना पोर्शन 10 लाख से ऊपर वाला होगा वो तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, अगर वो 10 लाख तक है तो मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, कंपनी सीडीटी काटेगी। अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख से ऊपर वाला पोर्शन मेरे हाथ में भी टैक्सेबल होगा और कंपनी भी सीडीटी काटेगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा 10 लाख से ऊपर वाला, कंपनी सीडीटी पूरी वैल्यू पर काटेगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? कराते क्लियर हुआ? थैंक यू सर। जी जी सर। पक्का? थैंक यू। हाँ जी जी। ठीक है ठीक है, चलो और बताओ जी। हेलो हेलो विकास। हाँ सर, हाँ गुड जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर ये पीजीपी का सेक्शन नंबर 43 सीबी बता दो ना। 43 CB तो यार फ्लक्चुएशन वाला है, उसका फॉरेन फ्लक्चुएशन वाली बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाली। उसके अंदर तो यार वो आपको ना परसेंटेज निकालनी पड़ेंगी। उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने 43 CB के ना अंदर ना ICDS रूल्स बनाए हैं, वो भी आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ICDS रूल्स। ओके, और हाँ। सर ये सेक्शन नंबर अपना टीडीएस का सेक्शन नंबर 194D है। 194D तो लाइफ इंश्योरेंस वाला है। वो सर रेट चेंज हुए क्या उसके? हाँ 5% करवा दिया ना। ओके, नेट इनकम के 5% है ना सर जी? हाँ जी हाँ जी। सर ये जो बिफोर 1412 मतलब 1 अप्रैल के 2012 रेट 20%, इसका क्या फंड है सर? वो तो 80C के अंदर है कि आपने पॉलिसी कब करवाई है। ओके। जैसे आपके पापा की पॉलिसी अगर होगी LIC तो आपकी एक हो सकता है कि किसी के फादर की पॉलिसी 2012 से पहले की हो, तो जो आपके फादर का सम एश्योर्ड होगा उनके हाथ में 20% अलाउड होगा। किसी की पॉलिसी 1412 से लेके 31 मार्च 13 के बीच की है तो फिर वो 10% है, और हैंडीकैप वाले केस में फिर 15% हो गया, और नॉर्मल केस में वो 10% ही है अभी भी। तो अगर मान लो आज मैं अपनी LIC कराता हूँ तो मेरे को जो अलाउड होगा वो 10% अलाउड होगा। ओके ठीक है सर, ये 194 IA की बात कर रहा हूँ मैं, टीडीएस का ही है सर। कंसिडरेशन में सब कुछ ऐड कर लेंगे जो भी सब कुछ इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हेलो सर। हाँ जी, कौन? सर शुभम। शुभम, हाँ जी बोलो। सर जैसे कि सर एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है? हाँ जी। वो मतलब 50% पोर्शन यूज हो रहा है बिजनेस में और 50% से लेट आउट है, ठीक है? और म्युनिसिपल टैक्स है हाउस का 2000 रुपीज, ठीक है? और सर ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर बोलता है कि प्रीवियस ईयर में जितना पे हुआ है म्युनिसिपल टैक्स उतना अलाउड होगा, और पीजीबीपी बोलता है कि ITR तक जितना पे हुआ है ड्यू डेट तक उतना अलाउड होगा। और सर मेरा म्युनिसिपल टैक्स है 2000, ठीक है? जिसमें से 1000 प्रीवियस ईयर में पे कर दिया है और 500 ITR तक पे कर दिया है और 500 अनपेड है। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट तो ये होगा, अगर 2000 रुपए का पूरा म्युनिसिपल टैक्स पूरी बिल्डिंग का है तो जितना हाँ, आपका तो बिजनेस वाला पोर्शन है उसको तो आप बिजनेस में लेके जाओ। हाँ ठीक है। जितना आपका बैलेंस पोर्शन आपका हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ। अब मान लो अगर मेरा 1000 म्युनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का है तो वो मैंने पिछले साल पे कर दिया, उसकी डिडक्शन मुझे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगी। सर 1000 में से 500 मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में और 500 मिलेगी पीजीबीपी में ना, क्योंकि 1000 तो पूरे आपने टोटल 1500 पेमेंट की है ना, 1000 तो हाँ, पूरा टोटल। म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया। हाँ टोटल 1500 पेमेंट हुआ है। हाँ, तो जो 500 रुपए है वो आपका पीजीपी के अंदर चला जाएगा।
500 पीजीबीपी सर, लेकिन ये 1500 जो पे हुआ है टोटल, तो जैसे हाउस का पूरे हाउस का था 2000, उस 2000 में से मैंने 1500 पे किया, तो सर इस 1500 में से भी तो 50% पीजीबीपी का पोर्शन होगा ना, 50% हाउस प्रॉपर्टी का। जितने आपने म्युनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किए हैं उस पोर्शन के लिए जो प्रॉपर्टी आपकी हाउस हाँ। प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है, हाँ तो आपका 50% पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है ना। हाँ 50%, हाँ सर। तो आपके टोटल म्युनिसिपल टैक्स 2,000 पे के हैं, जिसमें से मैंने 1500 पे किया है। नहीं और अब 1000 सुनो सही नालायक। तो अगर आपके टोटल 2,000 म्युनिसिपल टैक्स हैं, या तो आप क्या करो, पहले बाइफरकेट कर दो, 1000 कर दो बाइफरकेट। ओके ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 1000 जो आपके 50% वाले पोर्शन है, हाँ वो तो आपने पूरा ही पे कर दिया, हाँ ठीक है तो सर। फिर आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और पीजीपी के अंदर मिलेगी 500 की। अगर आप पेमेंट देख रहे हो कि 1500 रुपए का मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, उसका 50-50%, हाँ तो फिर आपको दोनों के अंदर 500 की मिलेगी बस। दोनों के अंदर 500 की, हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। और बताओ जी। हेलो सर। हेलो हेलो जी। सर। हेलो जी, हेलो कौन? सर जागृति राय। जागृति, हाँ जी बोलो। सर हमको सर सेक्शन 50C समझ में नहीं आ रहा है, इसमें सर कैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन आपको नहीं करनी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी होगी। मतलब आपको ये पूछना है इसके अंदर कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेनी है। यस सर। वो तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में ना जो भी सेल प्राइस दिया होगा और एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होगी। अब अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपके सेल प्राइस के 105% से भी ज्यादा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा सेल प्राइस 100 है और मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 है, तो 100 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 105 बनेगी, बट मेरी स्टैम्प ड्यूटी 104 है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% के अंदर है ना, तो उस केस में जो तुम्हारा नॉर्मल सेल प्राइस है उसी सेल प्राइस को हम सेल प्राइस मानेंगे, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो मेरा सेल प्राइस 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है। अब 100 का 5% 105, जबकि स्टैम्प ड्यूटी कितनी है 110 है, तो मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से भी ज्यादा है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से भी ज्यादा होगी ना, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा सेल प्राइस बन जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि कई बार स्टैम्प ड्यूटी ना 2 दिन की दी होती है, एग्रीमेंट के दिन की अलग दी होती है और रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग दी होती है। तो उसमें ना आपको ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो आपकी एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उसी स्टैम्प ड्यूटी को हम कंसीडर करेंगे। बस तुम ये देख लेना कि बायर ने कुछ पेमेंट तुम्हें कर दी हो एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले, और वो कैसे पे कराओ, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी भी ऑनलाइन मोड से। अगर उसने पेमेंट कर दी है फिर तो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बना लो। और अगर उसने पेमेंट तो की है बट एग्रीमेंट के दिन के बाद पे की है, या एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे की है बट पेमेंट फॉर एग्जांपल की है कैश में, तो फिर रजिस्ट्रेशन के दिन की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को तुम बेस बनाओगे। बस ये बात ध्यान देना। ओके सर। ठीक है जागृति? ओके सर। ओके जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी। हेलो। हेलो नीरू। या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बोलो। अच्छा 5 मिनट अब बैलेंस बचे हैं, जिसके भी डाउट्स पेंडिंग हो जाएंगे मैं लास्ट डाउट ले रहा हूँ, बाकी मैं फिर 3:30 बजे दोबारा से आ जाऊंगा, तो जिनके भी डाउट्स होंगे आप 3:30 बजे फिर दोबारा से मेरे से मुलाकात करोगे। हाँ जी नीरू बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सर बिकॉज इस लॉकडाउन के टाइम में आपने बहुत हेल्प की है स्टडी में। नहीं नहीं, मैंने हेल्प नहीं की, देखो मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। देखो आप भी इस टाइम पढ़ रहे हो तो मुझे आपको देख के मोटिवेशन मिलता है कि नालायक मुझे भी पढ़ना चाहिए ना, मुझे अपना टाइम याद आता है। ये सर एक्चुअली मैं आपकी यूट्यूब से स्टूडेंट हूँ, मतलब फेस टू फेस ये मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप मतलब मैं ये अपने आप की वो नहीं कर रहा, बट मैं कहता हूँ कि आप सब ना मतलब बहुत लकी हो एक तरह से, क्योंकि ना हम तरसते थे उस टाइम, आज से 6-7 साल पहले ना हमें कोई सिंगल वीडियो नहीं मिलती थी यूट्यूब पे, और रिवीजन के लिए ना मतलब मुझे अभी तक याद है एक कमरा बंद करके मैं 12-12 18-18 घंटे की सीटिंग देता था, और इतना जब बाहर निकलता था रूम से ना इतना स्ट्रेस होता था कि यार मैं कैसे रिवीजन करूंगा। तो आपके लिए तो सब कुछ बहुत सिंपल हो गया, और मतलब मैं कहता हूं कि इसको ना ये मत समझना कि इतना सिंपल हो गया तो ये तो अच्छी बात है ना,
इसको आप ये लेके चलो कि इतना सिंपल हो गया तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी लेके आने हैं, क्योंकि जब इतनी जी चीजें सर। मिल जाती, हाँ बस ये मैं कह रहा हूँ, इतनी चीजें जब मिल जाती है ना तो कई बार हम क्या करते हैं, उसकी कदर नहीं करते, और कदर नहीं करोगे उससे नुकसान आपका ही है। देखो मैं तो यहाँ पे आ गया, डाउट लेने के लिए आ गया, मैंने अपना काम पूरा किया, दिल से किया। अब अगर आप अपना काम दिल से नहीं करोगे तो नुकसान तो आपका ही, ऑब्वियस सी बात है। एक बात मुझे खुद बताओ, अगर आप नहीं करोगे ना तो मुझे डिग्री आप दोगे, आपको डिग्री मिलेगी तो डिग्री आपके पास रहेगी, पेरेंट्स का नाम आपका रोशन होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलना है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलना। तो जितना अपने लिए हार्डवर्क करोगे ना उतना आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। और ये अभी की बात नहीं है, जिस दिन सीएस बन जाओगे उसके बाद की भी बात है ये बात। सर सीएस बन जाऊंगी तभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच। चलो बताओ, डाउट बताओ। सर मेरा जो डाउट है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी से है, इसमें जो अमेंडमेंट आया था तो हाँ जी। उसमें सर जो हम जीएवी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें लाइन था कि मतलब दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर 2 हाउस, तो ये 2 के लिए, ये 1 हाउस के लिए है? नहीं नहीं, 2 घर के लिए है, मतलब 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड आप मान सकते हो, और दोनों की जीएवी आप नील ले सकते हो, बट जो डिडक्शन इंटरेस्ट की है वो दोनों को मिला के 2 लाख की मिलेगी। ओके। तो सर इसमें जो एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट नोट 4 में, इसमें था असेसी ओन्स मोर देन 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो था, इसमें भी हम 2 का ले सकते हैं या फिर 1 ही रहेगा? नहीं नहीं, उसमें उसी में तो कह रहा हूं कि असेसी के पास अगर मोर देन 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप 2 को ले सकते हो, अगर है ही एक सेल्फ ऑक्यूपाइड फिर तो ऑप्शन 1 का ही लोगे आप। तो इसमें जो बेस्ट हमारे लिए होगा वो हम ऑप्शन वो आपको चूज करना पड़ेगा जहां आपको फायदा ज्यादा होगा। ओके। और सर मेरा एक सेकंड डाउट है, कैपिटल गेन से है, इसमें जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 है ना, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट प्रोविजो के अंदर ये है कि अगर कोई भी एनआर जो है ना, देखो एनआर आज इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एनआर तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एनआर के केस में एनआर को ये बोला कि जब भी आप इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर बेचोगे ना, तो काफी लंबी डिस्कशन हमने क्लास के अंदर की थी, तो मैंने ये बताया था क्लास में कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे फायदा होता था बट नुकसान था एनआर को। तो होता क्या था, एनआर ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट कभी करता नहीं था, तो एनआर इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इंडिया ग्रो कैसे करेगा। तो उस टाइम मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, सेक्शन 48 की एक फर्स्ट प्रोविजन इंसर्ट की थी, और मनमोहन सरदार साहब ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने एनआर को, कि भैया जब भी तुम अपना कैपिटल गेन निकालोगे ना, तुम्हारा कैपिटल गेन हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि फॉरेन करेंसी में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें कन्वर्जन रेट चाहिए होंगे। जैसे मान लो मैंने बोला भाई मैंने 5 लाख के शेयर परचेज किए और 10 लाख में बेच दिए, अब 5 लाख के परचेज के 10 लाख के अंदर बेच दिए, ये तो रुपीज हो गए ना, रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन रेट चाहिए। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रूल नंबर 115 बनाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, उसमें कन्वर्जन रेट दिए हुए हैं। उसमें कन्वर्जन रेट ये बात बोलते हैं कि जो भी शेयर्स आपने परचेज किए होंगे, जिस दिन आपने परचेज किए होंगे उस दिन बैंक के 2 रेट होंगे, एक तो बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट। उन दोनों का ना एवरेज निकाल लो आप, उन दोनों का एवरेज निकाल लो और उसके एवरेज से अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर लो, वो तुम्हारा आ जाएगा फॉरेन करेंसी में। जैसे मान लो बाइंग रेट मेरा 45 है, सेलिंग रेट मेरा फॉर एग्जांपल 50 है, तो 45 प्लस 50 इनका एवरेज निकाल लिया, और मेरा परचेज प्राइस 10 लाख है, तो 10 लाख डिवाइड बाय वो एवरेज, ये मेरा फॉरेन करेंसी में कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट मेरी फॉरेन करेंसी में आ गई। हाँ जी बोलो बोलो। सर इसमें जो ये जो सारे रेट हमें जो लेने हैं, ये सारे सेल के दिन के लेने हैं ना? नहीं 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 नहीं, पर जो परचेज प्राइस कन्वर्ट करना है वो परचेज के दिन के एवरेज से कन्वर्ट करना है, जो सेल प्राइस कन्वर्ट करना है वो सेल के दिन के एवरेज से कन्वर्ट करना है, जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर है वो भी सेल के दिन के एवरेज से कन्वर्ट करने हैं, बट जो कैपिटल गेन निकल के आएगा वो सेल के दिन का जो बाइंग रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर निकल के आएगा। ओके सर। ठीक है नीरू। सर इसमें तो ये था कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नॉट कवर्ड हियर, हाँ, मतलब इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड कोई किसी भी टाइप का नहीं लेंगे ना? वो इसमें नहीं लेंगे, बट उसके लिए वो प्रोविजो आ चुकी है ना, 5th प्रोविजो बॉन्ड्स वाले केस में, वो भी अमेंडमेंट में आया हुआ है। हाँ आपकी बुक में दी होगी अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है। ओके सर मैं चेक करूंगी, मैं इस पे तो अभी नहीं है नोट्स में। ठीक है एक बार आप देख लेना। जी ओके ठीक है नीरू, थैंक यू सो मच सर। चलो ओके जी, बाय बाय। चलो फिर चलते हैं जी। और हाँ जी हाँ बोलो। सर हाँ जी एक डाउट नहीं था, एक पूछना था। हाँ आपने यूट्यूब के चैनल पे आपने पीजीबीपी का ना पार्ट 1 डाला है, हाँ
और जो आपने रिवीजन क्लास कराई है उसमें तो आपने पीजीबीपी पूरा कराया ही है, लेकिन जो डिटेल में आपने सिर्फ पार्ट 1 ही डाला, तो मैंने कमेंट भी किया था कि आपने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आप आगे के पार्ट डालोगे या नहीं। मैं उसके 2-3 पार्ट डालूंगा, मतलब 3 तक क्लास डालूंगा। वैसे तो टोटल देखो 12 क्लास मेरी लगती है, 12-13 रेगुलर क्लास लगती हैं। अब सारा तो नहीं डाल सकता, बट स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी। तो एक पार्ट तो मैंने डाल दिए, 2 या 3 क्लास मतलब जो बैलेंस होंगी वो मैं आज मतलब इस वीक में डाल दूंगा कभी भी। बट मैं यही बात बोलूंगा कि अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है और अगर आप रिवीजन क्लास भी सही ढंग से देख लेते हो और अगर आप स्टूडेंट दरबार भी सही ढंग से अटेंड कर रहे हो ना, जो मुझे लग रहा है कि आप नहीं कर रहे, उसका ना अभी नहीं आपको पता नुकसान क्या है। देखो सिंपल सी बात है ना, एक चीज का नुकसान हमें ना उस टाइम पता नहीं लगता, जब वो चीज हो जाती है उसके बाद हम रिग्रेट फील करते हैं, यार वो ना सर सही बोलते थे, उस टाइम हमें ना उनकी बातें बेकार लगती थी। और ये ना अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें ना झेल चुका हूँ और मैं ये सारी चीजें फेस कर चुका हूँ आपकी एज में। क्योंकि जब हम आपकी एज में होते थे ना, हमें बहुत होती थी, हवा होती थी कि यार कोई बात नहीं ना, देख लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है, ठीक है। तो वो चीज मुझे अब पता लगता है कि वो टाइम नहीं करना चाहिए था वैसा। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप रिवीजन क्लास सही ढंग से देख रहे हो, स्टूडेंट दरबार देख रहे हो, और पहले 3 लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको भी अगर आप वहां से, आपका बेस क्लियर तो हो जाएगा, आपको ना ये समझ आ जाएगा पीजीपी एक्चुअल में है क्या। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, वेलकम। चलो बाकी फिर मुलाकात करते हैं जी, लंच के बाद अपना खा के आओ, फिर राजमा चावल, कड़ी चावल जो घर में बने हुए हैं, आलू गोभी की सब्जी जो भी है, फिर मुलाकात करूंगा 3:30 बजे। और बाकी पासवर्ड या जो भी आपके पास है ही है, तो कोई भी अगर डाउट्स होंगे इस बीच में, जो भी आपको डाउट्स मिलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय सर, बाय बाय।